मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या नजर आता है? एमएम फैक्टर की आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, वो किस पार्टी को कितना बेनिफिशियल, जो पार्टीज टूटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 2019 से 2024 का इसीलिए डिफरेंट नजर आता है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा कि जो केंद्र की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन इस बार ये ऐसी स्थिति महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है कि वहां का वोटर कैसे तय करेगा कि उसको चुनना किससे है, क्योंकि पार्टियां टूटी हैं और गठबंधन अलग अलग हैं इस बार। बहुत सारे सवालों का जवाब आपके अपने जो आप बोल रही थी मैं उसी में से निकाल रहा हूँ। एक तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र की जो इस समय की स्थिति है शायद इस पूरे देश में किसी भी सूबे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर पार्टी में दो दो पार्टियां हैं, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जिस महाराष्ट्र में 5 क्षेत्रीय दल हैं, 5 क्षेत्रीय दल मतलब एक शिवसेना, 2 एनसीपी और दो शिवसेना, 2 एनसीपी, करीब 4 हो गए, आप समझ लीजिए। और क्षेत्रीय दल जो एक इनके साथ नहीं है, जो अम्बेडकर जी अलग हो गए, उस तरह जोड़ ले तो 5-6। सवाल इस बात का, मैं एक बात कह रहा हूं, जनता के सामने, जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हम वोट दे क्यों रहे हैं। ये वोट एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। और मैं फिर कहता हूं 2014 में बीजेपी नहीं, मोदी जीते थे। मोदी के नाम पे एक रेफरेंडम था, इस देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। 19 में भी मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, 24 में भी बिल्कुल सीधी बात है, मोदी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है जिसको मोदी नहीं चाहिए तो फिर सोचेगा कि मुझे कौन चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र प्रधानमंत्री देने जा रहा है? उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बनेंगे, शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, शिंदे प्रधानमंत्री बनेंगे? वहां की जनता जानती है कोई नहीं। सीमा जी, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आज बहुत सारे विवाद जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये 6 महीने के बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आएंगे तब ये विवाद ज्यादा गंभीर होंगे। उसके पहले अभी तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं 17 अप्रैल को सारे ओपिनियन पोल का आखिरी दिन था और सारे ओपिनियन पोल 15, 16, 17 में अपना प्रेडिक्शन दे दिए। आपके चैनल पर खुद अगर पोल ऑफ द पोल्स देखेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या था? 88, 370, 360 के आसपास। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया है कि सारे समीकरण बदल गए। तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जो बीजेपी के वाला गठबंधन है उसको ही दिखा रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि एक महीने में अचानक, और एक बात और कह दूं, आपने भी कहा था कि शरद पवार, किसी ने कहा था ओबीसी शरद पवार के साथ कब रहा है भाई? देखिए, मैंने ही उसका मराठा और ओबीसी वाले उस ध्रुवीकरण वाली राजनीति का जिक्र किया था। बीच में डॉक्टर सीमा मलिक, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मैम, मैं कुछ कहना चाह रही थी, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला है बोलने का, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जी बोलिए। मैंने सभी को बड़ी पेशेंस से सुना है। देखिए, अभी हमारे पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो सीनियर पर्सन है जो अभी विश्लेषण कर रहे थे, और उनका कहना था कि लोकसभा का चुनाव जो है वो केवल प्रधानमंत्री चुनने के लिए होता है। तो देखिए, आज जो हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उसमें, जिसकी भी कोई शायद बात करना नहीं चाहता। किस तरह से आज महाराष्ट्र से जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से बाहर जा रहे हैं, गुजरात में चले गए सारे। अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, शायद जिसके बारे में बात करना नहीं चाहते लोग। और देखिए, जो राइजिंग प्राइस है, जो किसानों का जो हाल है, और जो महिलाओं के साथ जो कुछ भी प्राइड ऑफ द वुमेन ऑफ दिस कंट्री जो है, वो चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरह से पेपर लीक हुए, अभी आप देखिए कल घाटकोपर में बहुत बड़ी रैली थी प्रधानमंत्री जी की, और किस तरह से वहाँ पर सारे मेट्रोज और सब कुछ चीजें बंद कर दी गई। वहीं पर इतना बड़ा अभी आपको बताइए वो बोर्ड गिरा था और इतने लोग वहाँ पर, इतने लोग की मृत्यु हो गई, इतने लोग इंजर्ड थे। तो एक मतलब मॉर्निंग का एक वहाँ पर एटमॉस्फेयर था।
और जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर मतलब मेरे ख्याल से कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा इस बात को। उसके बारे में तो शायद प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। शायद वो भी एक समस्या थी वहाँ की जहाँ पर वो रैली करने गए थे। देखिए ये सब चीजें, और जहाँ तक आप एमएम फैक्टर की बात करते हैं, देखिए मराठास हो या ओबीसी हो, सब अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ये जो गवर्नमेंट है उससे। और मराठास तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से हैप्पी नहीं है। आप उनको कहते हो हमने आपको 10% रिजर्वेशन दे दिया, पहले आप उनको कुछ भी सर्टिफिकेट्स मांगते रहे, फिर आपने बोला विल गो टू द कोर्ट, रिव्यू करेंगे, पर कुछ भी नहीं। एंड में आपने उनको 10% रिजर्वेशन दिया है। ये बात कोई, ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सीमा मलिक, आप बात कर रही हैं मुद्दों की, आप बात कर रही हैं मुद्दों की, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है कि आप भले ही मुद्दों का जिक्र कर रही है, लेकिन बात तो हो रही है पार्टी की टूट पर। आप समझ रहे हैं कि हम कितनी पुरानी पार्टीज की बात कर रहे हैं, हम कितनी पुरानी पार्टीज की बात कर रहे हैं एनसीपी में, और एनसीपी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले, है ना। उतार चढ़ाव आपकी पार्टी में मैम कब से देखने को मिले, कितनी बार मान मनोबल की। प्रधानमंत्री जी ने ये तक कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा सीमा मलिक कि एनसीपी टूटी इसीलिए क्योंकि पुत्री को एक कुर्सी पर बिठाने का मोह है, ये वजह रही कि एनसीपी टूट गई। ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है और कुछ नहीं है। देखिए ये नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने जब चुना तो उनकी बात को बल मिला ना। ईडी एंड सीबीआई के डर से लोग वहां पर गए हैं और किस तरह से पार्टी तोड़ी गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी पार्टी के जो कैडर है ना, जो मेन कैडर है, वो सब लोग जो है वो पवार साहब के पीछे खड़े हुए हैं। और आप देखिएगा अगर 35 से 40 के बीच में अगर हमारी सीट ना है महाराष्ट्र में तो आप कहिएगा। हाँ। आज जो महाराष्ट्र है ना वो कभी भी अच्छी बात ये है कि आपके 2019 में 4 सीटें आई थी मैम, और 2019 में आपकी 4 सीटें आई थी। आ रही हूँ राजीव जी, आ रही हूँ। 2019 में मैम 4 सीटें आई थी आपकी, 15.66% का आपका वोट शेयर था। 2019 इस बार रिपीट नहीं होगा जी, ठीक है, जाहिर है कि आप उसके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन एक फैक्ट चेक होता है ना, वो फैक्ट चेक में इन सीटों, इन नंबर ऑफ सीट्स के साथ रख रही दूर नहीं है मैम। देखिएगा आप अभी क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 2019 के नतीजे पलटना चाहती है, लेकिन मुझे तो बताना मेरी जिम्मेदारी है कि 2019 में स्थिति क्या थी, क्योंकि बोल देने से नहीं होता ना। और अब तो पार्टी भी टूट गई है, ये 4 सीटें, और उसके बाद पार्टी की टूट दिखाएंगे 4 जून को, पार्टी की टूट। उसके बाद राजीव जी क्या कह रहे थे आप? राजीव जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या मतलब बीजेपी का सीएम की कुर्सी से मोहभंग हो गया है क्या? मतलब ये मैं विधानसभा की ठीक है बात कर रही हूँ, लेकिन जगह जगह लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का मोहभंग हो चुका है अब सीएम की कुर्सी से। देखिए पुण्यवादी, 2 बातें। सबसे पहले आप पहली बार राकेश जी से बात कर रहे थे तो राकेश जी ने कहा कि संजय निरुपम जय श्री राम कहते हुए बीजेपी की तरफ चल दिए। मुझे समझ में नहीं, कांग्रेस पार्टी को श्री राम जी से इतनी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ये लाइन देखिए, इनका लैंग्वेज देखिए, जय श्री राम कहते हुए चले गए। ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दिए। दूसरी बात, जहां तक बात अभी बार बार हो रही है कि शरद पवार जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी पार्टी में कोई दम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सारी पार्टियां हैं, चाहे वो शरद पवार एनसीपी शरद चंद्र पवार हो, शिवसेना यूबीपी हो, ये सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेगी। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए इंडिपेंडेंट वॉइस है, ये उन्होंने कहा है। तीसरी बात, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 1 सीट मिला था महाराष्ट्र में, और 1 सीट मिले थे वो हैदराबाद के एक नेता है उनको। ये दोनों सीटें नहीं मिलेंगे, दोनों 0 पार्टी वाले हैं। अगले बार से आपको इनको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद इनको डिबेट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम महाराष्ट्र के डिबेट। क्योंकि उसका कारण क्या है कि ये आपका कॉन्फिडेंस है फिर या ओवर कॉन्फिडेंस है राजीव जी? नहीं, मैं कारण बता देता हूँ इसका। जिस तरीके की राजनीति वो हैदराबाद वाले जो नेता है वो करते हैं, हैदराबाद वाले थोड़ी नेता है, उनकी पूरी पार्टी है साहब, AIMIM उसको कहते हैं। हैदराबाद वाली थोड़ी पार्टी है सर। जो भी अरे वो हैदराबाद उनका इतिहास रहा है देश के टाइम में 1940 में। ठीक है, लेती हूँ आपका जवाब, रुकिएगा। वो क्या है कि वो उन्होंने क्या किया 1947 में, भी आपको पता होगा, रजाकारों से निकली हुई पार्टी है, मुझे उनका पूरा इतिहास पता है, मैं उस पर नहीं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने आप के अंदर झांक नहीं रही कि इनके इतने बड़े बड़े नेता चले गए, ज्योतिरादित्य से लेकर के, और केवल एक राजेश और सचिन पायलट को छोड़ दीजिए तो सारे इनके रियल जो नेता थे वो छोड़ चुके हैं पार्टी। आज ये कह रहे ये गलत थे, इनको ईडी ने धमकाया या इनको खरीदा, ये दोनों में अपनी पार्टियों को गाली देते हैं। जी सुनिए, या तो कहते हैं ये कमजोर लोग हैं,
मतलब इनका चरित्र नहीं है या ये चोर लोग हैं। ये अपने नेताओं को गाली देने की कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। अब आपने कहा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस काम का है, कॉन्फिडेंस मोदी जी की जो 10 साल में काम हुआ है ना, अभी आप देखिए एनसीपी के लोगों का देखिए, उन्होंने क्या कहते हैं, पुलवामा भी नहीं है। ये पुलवामा का जो टेरर स्ट्राइक था उसको ये कोट करते हैं, ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं कहते। ये क्या कहते हैं, पुलवामा भी नहीं है। राष्ट्रवाद का ज्वार चढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों के, आपने क्या कहा पुलवामा, सीमा जी, पुलवामा पुलवामा क्या होता है? पुलवामा में एक टेररिस्ट सेल जहां 42 हमारे लोग शहीद हो गए। आज देखिए ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये बार-बार पुलवामा का नाम लेते हैं चुनाव में। चुनाव में पूर्णिमा जी पुलवामा में हमारे 42 लोग शहीद हो गए। ठीक है, और मुद्दे तो है ना इम्पैक्टफुल। राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है सीमा जी, राम मंदिर का भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर इस तरीके के बयान जो सामने आते हैं, आप इसको ऐसे देखिए ना कि आपके साथ मौजूद रहने वाले उद्धव ठाकरे, पहली बार ऐसा होगा मैम, ये अपने आप में विचित्र स्थिति है कि वो किसी कांग्रेसी को वोट देंगे। शेट्टी साहब, पहली बार ऐसा होगा कि वो किसी कांग्रेसी को वोट देंगे। और मैं फिर वापस विचारधारा पे लौटती हूँ, जो आपको करप्शन से लेके तमाम मुद्दों पर घेरते थे, जो आपको एक विचारधारा के एंटी बताते थे, आज आपके साथ हैं और देंगे वोट किसको? कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर, सुनिए एक सेकेंड शेट्टी साहब मेरी बात तो सुनिए, शेट्टी साहब मेरी बात सुनिए। कहा ये भी शेट्टी साहब मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, कहा ये जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पर इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन सीटें आपने ले ली। मिश्रा जी, आप प्रवचन कम कीजिए और सुनिए जरा बात। और आप तमीज से बात करिए शेट्टी साहब, आप आपका प्रवचन सुनने नहीं आए, आप तमीज से बात करेंगे। इसको प्रवचन नहीं कहते, इसको सवाल कहते हैं। और अगर आपको सवालों की भाषा समझ में नहीं आती है तो आप अपना ज्ञान मुझको नहीं देंगे शेट्टी साहब, ठीक है? आप मुझको अपना ज्ञान नहीं देंगे। इनको सवाल कहा जाता है, सवाल सुनने के लिए और जवाब देने के लिए आप डिबेट का हिस्सा होते हैं। बोलिए, बात पूरी कीजिए, फिर मुझे ऑन ग्राउंड जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी को आज राज ठाकरे की जरूरत पड़ी, जिन्होंने यूपी बिहार के लोगों को मुंबई के अंदर दौड़ा के मारा। पूर्णिमा जी, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। आज राज ठाकरे जी, आपको पता है, शिवसेना से अलग हो गए। वो बहुत अच्छे ओरिएंटर है, उसके बावजूद महाराष्ट्र और मराठी लोगों ने राज ठाकरे के पार्टी को सिर्फ एक विधायक दिया। तो महाराष्ट्र और मराठी मानूस जानता है कि असली शिवसेना किसके पास है। बाला साहब का विरासत उद्धव ठाकरे जी है, उसके बाद आदित्य ठाकरे जी है, इसमें दो राय नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी जी जिसको नकली सेना बोल रहे, पूरा का पूरा महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी मानूस है, महाराष्ट्र है, वो एक तरफा वोट उद्धव ठाकरे जी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को देने वाले।